नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पढ़ लिया था जो नया टॉपिक है सामाजिक में जुड़ा है, बैंकिंग, मुद्रा इत्यादि। तो हमने इसके दो पार्ट देख लिए हैं जिसमें बैंकिंग के बारे में, मुद्रा के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा बचा हुआ है वो और देखते हैं। देसी बैंकर आधे आधे घंटा के दो वीडियो है, वो आपको देखना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है, वहाँ टच करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। देसी बैंकर क्या होते हैं? देसी बैंकर वो हो गए जैसे जो कि गैर संस्थागत है एक तरह से। तो इनके द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जाता रहा है। यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। पैसे लिए, जमा स्वीकार की, मांगने पर वापस दे दिए। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इन्हीं के द्वारा किया जाता था। जब तक ये बैंक वगैरह नहीं आई, बैंकिंग का विकास तो पिछले 150-200 सालों में हुआ है अंग्रेज़ों के आने के बाद से। पहले भारत में इसी प्रकार से कार्य होता था। ये भारत में गैर संस्थागत शाखा का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, देसी बैंकर नाम आ जाए तो आप ये मत सोचना कि ये संस्थागत है, ये भी गैर संस्थागत शाख यानी ऋण देने के महत्वपूर्ण स्रोत है। देसी बैंकर द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्य जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं। यानी सेठ साहूकार लोग तो क्या करते हैं, केवल ब्याज पर पैसे देते हैं, लेते नहीं हैं। ये जमा भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा इतने रुपए बचे हुए रख लो कि ठीक, हम इस पे ब्याज दे देंगे। तो एक तरह से बैंक की तरह ही कार्य करते हैं, मगर बैंक की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, पूरी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी पैसे लेके गायब भी हो सकते हैं। वो आपकी विश्वसनीयता है, वो एक दूसरे पर विश्वसनीयता इनकी होती है। हालांकि ऐसी स्थिति अति कम है, पर फिर भी बैंक जितने विश्वसनीय नहीं होते। अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियां गिरवी रखकर, जैसे संपत्ति गिरवी रख ली, सोना चांदी जमीन के कागज, और उनको ऋण प्रदान कर दिया। ग्राहक की साख अच्छी है, उसके आधार पर अगर संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी ऋण दे सकते हैं। वो तो मतलब उनके टर्म्स के ऊपर निर्भर करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों को स्थानांतरित करना, खजाने को ले जाना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाना। ये भी नहीं कि केवल इसी काम पे टिके हुए, अपना बिजनेस भी चलाते थे। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के साथ लेन देन करना, छोटे मोटे दुकानदारों को भी पैसे देते हैं ये। ऋण को वित्तीय स्थिति और व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना, लोन भी दे दिया। ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र और सलाहकार भी बनना। जैसे आपने पूछा कि भाई मैं किस में इन्वेस्ट करूं, कितने करूं, तो वो सलाह भी देते थे। तो ये देसी बैंकर होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं मगर पंजीकृत नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, गैर संस्थागत। साहूकार भी गैर संस्थागत है, मतलब कोई इनकी संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, न कोई पंजीकृत है, न कोई इनके ऊपर रूल्स लागू होते हैं। इस तरह से बस ये ऊपरा ऊपरी लेन देन करते हैं। साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार का भी उल्लेखनीय भूमिका होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ 20-30 साल पहले की फिल्में, उसमें वो सेठ जी होते हैं, चश्मे कैसे एक डोरी से लगी रहती है, फिर वो ऐसे चश्मे कैसे ऊपर से देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा कितना हो गया, इस तरह से वो रुपए करते हैं, आपको याद होगा। और फिर क्या होता था उसमें, वो शून्य एक ज़्यादा लगा देते थे। ठीक है, ऐसे अपन प्रकरण देखने को मिलते हैं। तिथियों से ब्याज लेते थे, तो ब्याज काफ़ी बड़ा चढ़ाकर मतलब ऐसे हो जाता था उनका। तो साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं। खुद के पास जो रुपए है ना, वही, वह जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। लेने का काम नहीं है, ओनली देने का। यह सामान्यतः छोटे व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से ऊंची ब्याज दर ली जाती है, 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाओं तक पहुंच नहीं होती, वे सामान्यतः साहूकारों से ऋण लेते हैं। जैसे बैंक में या तो खाता नहीं है, या मान लो इतने कोई कागजात नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आमतौर पर साहूकार भी संपत्ति को गिरवी रखकर, जैसे सोने चांदी के जेवर वगैरह रख लिए, बदले में पैसे दे दिए। या ग्राहक की साख है तो बिना गिरवी, ये जो गिरवी रखते हैं ना, इसके लिए एक शब्द आता है, उसे बोलते हैं ऋणाधार। यानी ऋण का आधार क्या है। बैंक भी रखती है या तो कागजात, या आप सर्विस में है तो, या फिर आपकी साख अच्छी है। तो ऋणाधार क्या है, या तो साख के आधार पर, या जैसे कोई गहने आदि। ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है। ठीक है, फिर इनके खिलाफ बगावत भी हो जाती थी पुराने ज़माने में, आपने देखा होगा। आजकल वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप
देसी बैंकर और साहूकारों का महत्व लगातार घट रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक खुद लोन दे रहे हैं, इसलिए अब इनका कम हो रहा है। साहूकारों तथा देसी बैंकर के अलावा भूस्वामी, मित्र, रिश्तेदार, ये भी गैर संस्थागत साख के महत्वपूर्ण स्रोत है। और अब तो वित्तीय समावेशन के तहत हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुल गया, पैसे चाहे हो या नहीं हो, तो उसकी बैंक की आदत पड़ गई। अब उसके मन में बैंक का डर नहीं है कि बैंक क्या है। अब वो बैंक जा सकता है, तो जाएगा तो उसको लोन वोन भी जो है वो ले सकता है। स्वयं सहायता समूह है, ये क्या होते हैं? ये खुद अपनी मदद करने वाले होते हैं। और मान लो 20 लोगों का बना लिया, 50 लोगों का बना लिया, ग्रुप बना लिया और कह दिया कि सभी लोग हर महीने इसमें 1000 रुपये डालेंगे। 50 लोग हैं, 50,000 हो गए ना, तो हर महीने 1000 डाले। फिर दूसरे, तीसरे या चौथे महीने मान लो किसी को कहा, एक सदस्य को, कि भाई मेरे घर में शादी है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, तो 50,000 महीने के, तो 4 महीने में हो गए 2 लाख, उसमें से 10,000 निकाले। मान लो 1 लाख भी निकाले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए निकाल के उसने शादी के लिए ले लिए और बिना ब्याज के। फिर कहा कि मैं अगले महीने से 2-2 हज़ार की किस्त चुका दूंगा या इतना थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये स्वयं सहायता समूह होते हैं, जिसमें ब्याज दर बहुत कम रहेगी या मामूली बहुत रहेगी। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक नहीं है। बैंक से कर्ज लेना भी गैर संस्थागत स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार, अभी मैंने चर्चा की, जैसे कोई ना कोई ज़मीन के कागज इत्यादि विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसमें गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। अब जैसे मान लो कोई ज़मीन नहीं है या कोई कार इत्यादि नहीं है, तो वो किस पर लोन लेगा? दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे साहूकार है, इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको पता है गली मोहल्ले का है, रिश्तेदार है, वापस दे देगा, नहीं तो निकलवा लेंगे बार बार परेशान करके। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना ही नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। पिछला उधार चल रहा है मगर फिर और आ गए कि भाई वो दे देंगे, ये और दो। लेकिन साहूकार ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं और लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। लिखापढ़ी पूरी का मतलब ये हुआ कि वो अनपढ़ व्यक्ति है और साहूकार पढ़ा लिखा है, तो वो अपने हिसाब से भाषा लिख लेता है, तो जिससे कि उसके दिक्कत आती है। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, विशेषकर महिलाओं, जो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक स्वयं सहायता समूह में 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक हो सकती है। अब ये प्रतिदिन के भी मान लो अगर 25 रुपये हो तो महीने के हो गए कितने? 25 75 750 रुपये हो गए। 100 रुपये दिन के हो तो महीने के 3000 हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 20 लोग हैं तो 20 लोग महीने के कितने दे जाते हैं? लगभग 60,000 रुपये महीने के आ जाते हैं, ठीक है। वो कोष इकट्ठा हो रहा है, बस व्यवस्था उसकी ईमानदारी से और पारदर्शी होनी चाहिए। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह में से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए गए ब्याज से काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि ये तो उनका खुद का ही समूह है ना, तो वो इसमें हिसाब से ब्याज लेंगे। वो ब्याज इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ी पूंजी जो है ना, पूंजी मतलब बढ़ जाए। थोड़ा इसको जूम ही कर लेते हैं, है ना, तो पूंजी जो है ना वो पूंजी बढ़ जाए। 1 या 2 वर्षों के बाद समूह नियमित रूप से बचत करता है और समूह बैंक से ऋण योग्य हो जाता है। समूह के पास भी कैपेसिटी हो गई तो बैंक से भी ले सकते हैं। ऋण समूह के नाम पर लिया जाता है। इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है। सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, गिरवी रखी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत, जैसे बीज है, खाद है, बांस, कपड़े खरीदने। बांस मतलब अगर वो ऐसे कृषि करते हैं तो सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु, मतलब कोई भी चीज़ है ना वो उसे खरीद सकते हैं। उनको ज़रूरत पड़ा कि ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर ले लिया, जो लाभ होगा बांट लेंगे 20 लोगों में।
बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लेना की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लेकर जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले में गंभीरता से लेते हैं। मान लो पैसे ले लिए, लौटाए नहीं, तो फिर वो सारे मिलकर उसको छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं यदि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। मतलब उनका एक समूह हो गया ना, इसलिए बैंक इस आधार पर भी ऋण दे देती है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े तो। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी से उबारने में मदद करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में ऋणाधार से उबारने या गाँव में सबसे बड़ा जो है एक तरह से बैंकर का काम कर रहे हैं तो वो कौन है? तो वह है स्वयं सहायता समूह है। इन्हें समय पर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज जो है उस पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है बल्कि नियमित बैठक के माध्यम से लोगों को एक आम मंच भी मिल जाता है जहां पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषय यानी आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ होते हैं कि वो महिला घर से बाहर निकलेगी, उनसे जुड़ेगी, समस्याओं के बारे में चर्चा करेगी। तो जैसे स्वास्थ्य है, पोषण है, घरेलू हिंसा है इत्यादि पर भी आपस में जो है वो चर्चा कर लेती है। तो समझ में आ गया होगा आपके। अब चिट फंड क्या है? चिट फंड, चिट से आप ऐसे सोचते हो कि कोई चिटिंग है, कोई धोखा है, ऐसा नहीं है। चिट फंड वो लॉटरी वाला सिस्टम है, आप लोगों ने देखा होगा, जिससे कई बार आता है ना दीपावली पे इत्यादि पे कि जैसे मान लो 100 लोगों से रुपए ले लिए, ठीक है, और ये 100 लोगों से मान लो रुपए ले लिए 100 रुपये, तो कितने हो गए? 10,000 हो गए। फिर उसमें जैसे ये वो वाला ही तो है, एक सदस्य नीलामी में भाग लेते हैं। फिर मान लो 100 लोगों से ले लिए, अब पहला इनाम निकला मान लो 10,000 5,000 का निकला, ठीक है, तो वो किसी एक व्यक्ति को मिल गया, वो बाहर हो गया। दूसरा इनाम कभी कम भी निकल जाता है, 50 का भी निकल जाता है, कई बार खाली भी चला जाता है, तो व्यक्ति बाहर होते जाते हैं। जैसे जैसे इनाम मिलता जाता है बाहर होते जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, कई बार दीपावली पे या कहीं और ऐसे निकालते हैं इनाम वाली, वो लॉटरी वाला सा सिस्टम है ये। भारत में बचत प्रति को बढ़ावा देने तथा ऋण स्वीकृत करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका है। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, चिट का मतलब हो गया पर्ची निकालते हैं ना, चिट, उसको चिट बोलते हैं, संचालन तथा करती है तो चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड भारत वाली विशेष बचत और ऋण योजना है। यह पारस्परिक जो समन्वय की एक योजना है। इसके अंतर्गत योजना के सभी समूह अनुबंधन का हिस्सा होते हैं, जिसे अपना एक निर्धारित रुपए जमा करवाए जाते हैं। इसमें कुल जमा राशि निविदा निकाल कर योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान कर दी जाती है। निविदा या नीलामी में सभी सदस्य भाग लेते हैं। सबसे ज़्यादा बट्टा कटवा कर राशि देने को तैयार हो जाते हैं, क्रेता घोषित कर दिया जाता है। कोई भी सदस्य निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता तो वह न्यूनतम राशि काटकर लॉटरी से चिट निकालकर विजेता का नाम तय कर दिया जाता है। प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में जो है इनाम की राशि मिलती है। जो सदस्य योजना में एक बार शामिल हो जाता है उसे पुनः शामिल नहीं किया जाता। यानी जिसका लॉटरी में नाम आ गया वो बाहर हो गया, बाकी का नाम आता जाता है, तब तक वो पैसे देते जाते हैं। तो लास्ट में कंपनी को फ़ायदा मिलता है। इसमें लोगों को इतना ही फ़ायदा है कि जैसे अब किसी के मान लो 100 रुपये जमा कराए, गाड़ी निकल गई, 10 लाख का इनाम आ गया, 5 लाख गया, तो वो तो मतलब माला माल है, मगर बाकी सब के नहीं होता। तो इस तरह से तो लॉटरी वाला सिस्टम हो गया ये। बट्टे की राशि ही जिसमें सभी सदस्यों को समान रूप से बांट दिया जाता है। लाभांश की राशि को घटाकर अगली किस्त की राशि निर्धारित कर दी जाती है। चिट फंड कंपनी योजना के संचालन निर्देशन की योजना के सदस्यों से अनुबंध में कमीशन प्राप्त करती है। योजना के विजेता को भी चिट फंड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किस्त जमा करवानी होती है। चिट फंड योजनाएं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों, रिश्तेदार आदि असंगठित समूहों द्वारा भी चलाई जाती है। अब ये कई लोग अड़ोस पड़ोस के लोग भी शुरू कर लेते हैं, संगठित समूह भी शुरू करते हैं, रजिस्टर्ड करके भी करते हैं, जिसमें पैसे लिए जाते हैं। फिर उनको कहते हैं कि आपको इतने रुपए आप दो, 1 साल बाद इतने मिल जाएंगे, हर महीने देने हैं। इस प्रकार की योजनाएं होती हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मुद्रा वह होती है जो विनिमय के माध्यम से सामान्य रूप में स्वीकृत हो।
भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो मुद्रा एक प्रकार से विनिमय का माध्यम होता है, आपके ध्यान में रहे। और भारत की मुद्रा रुपया है। मुद्रा मुख्य रूप से विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन का, मूल्य का मापक है, मूल्य का संग्रह है और विलंबित भुगतानों के आधार पर कार्य करती है। इनको हमने विस्तार से समझ लिया है वीडियो 1 में, पर पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में ये बैंकिंग वाला टॉपिक दिया है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले किया जाता था। सेवा का मतलब, जैसे किसी ने आपके घर में काम करवाया तो आप उसके घर में या उसके खेत में काम करवा दिया, वो सेवा का बदला सेवा है। वस्तु, आपने किसी से वस्तु ली, बदले में उसको कोई वस्तु दे दी जैसे उसको ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपने 1 बोरी अनाज लिया, बदले में आपने उसको कुछ किलो घी दे दिया, इस प्रकार से। पर वो थोड़ी समस्या थी उसमें, अगले को ज़रूरत है या नहीं है। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया हो बचत कहलाता है। साख शब्द का तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऋण या उधार प्रदान करने से है। वित्तीय मध्यस्थ से व्यक्ति, संस्थान या फर्म होते हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेन देन वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित, नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत नियम से बाहर होते हैं। सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह एक नवीन प्रवृत्ति है, एक नवाचार है। अब थोड़े एबेसद वगैरह देख लेते हैं। एबेसद है ही नहीं इसमें, अति लघु ही प्रश्न है। तो अति लघु प्रश्न है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इनको देख लें। मुद्रा किसे कहते हैं? विनिमय का माध्यम है। विनियमन का क्या अर्थ है? रेगुलेटिंग। चेक से क्या आशय है? भारतीय मुद्रा का नाम। केंद्रीय बैंक RBI। बचत से प्रतीक चिन्ह आपको पता ही है, रुपए वाला उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। कौन कौन से नोटों का विमुद्रीकरण किया गया? तारीख भी बताइए। ये हुआ था ना नोटबंदी, कितनी तारीख को हुआ था, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो 500 और 1000 के नोट। वित्तीय मध्यस्थ किसे कहते हैं? जो लेन देन में बीच की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से अब थोड़ा इसमें एक और रह गया था दोस्तों, एक पेज और रह गया, वो और देखते हैं, उपभोक्ता वाला। वो भी शायद कोर्स में होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा ये और पढ़ लेते हैं, एक ही पेज है, उसके बाद हम आगे की चीज़ देखेंगे। जस्ट ए मिनट, थोड़ा और इसको, इसमें क्या हुआ कि ये किताब का पेज है ना, तो थोड़ा साइड वाला भी आ रहा था इसमें। तो ये एक ही पृष्ठ इसमें है, बाकी पढ़ा हुआ है। तो एक पृष्ठ और देख लेते हैं। उपभोक्ता। मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। पहले तो लोग गाँव में रहते थे, खेतों में रहते थे, लगभग ज़रूरत की चीज़ खेत में हो जाती थी। कभी कभार गांव में या शहर में आते मेले इत्यादि से, मेला हाट बाज़ार लगता, हाट बाज़ार जो सप्ताह में या महीने में 1-2 बार लगता, उसमें से आवश्यक वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि खरीद लेते थे। धीरे धीरे समय बढ़ा, वस्तु विनिमय होने लगा। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती धातु जैसे सोना, चांदी आदि मुद्राएं का चलन शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि या गायों को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे गाय की तुलना हो जाती थी, जमीन या को धान लेना है तो। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर वस्तु या सेवा मतलब कोई काम, परिश्रम, उसे प्राप्त करके उपभोग करता है, अर्थात लाभ लेता है, तो उपभोक्ता कहलाता है। ये लाइन आप याद रखें, उपभोक्ता की परिभाषा। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है, अर्थात लाभ लेता है, तो उपभोक्ता कहलाता है। उप प्लस भोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला, यानी कि किसी वस्तु का अंतिम रूप से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह है। आपको पता होगा 2019 में उपभोक्ता अधिनियम में कुछ संशोधन और कर दिए गए थे। ध्यान रखना, नया और कब बन गया? 2019। किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल यानी मूल्य का भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपने या तो उसका रुपये दे दिए हो या कहा मैं दे दूंगा, उधार दिए हो तो भी,
प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। आंशिक का मतलब 10,000 की चीज़ है, एक बार 2,000 दे दिए, का बाद में दे दूंगा। प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो, या मान लो कहा कि बाद में दे दूंगा भाई सारी, तो वचन दे दिया। क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। तो ये भी आप परिभाषा ध्यान रखना, यानी खरीदी गई कोई वस्तु है या सेवा है। सेवा का मतलब आप डॉक्टर के पास गए, आप टीचर से पढ़े, आपने गणित पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, तो वो सेवा है, उसकी सेवा ली आपने। सेवा लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता 2 वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है, माल का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता। ठीक है, 2 होते हैं इसके प्रकार। व्यक्ति, पर्सन। पर्सन से याद आया, ये तो व्यक्ति के लिए है। क्वेश्चन आपको चाहिए इस पाठ के, जैसे इस पाठ के, उसके अलावा और सभी पाठों के, कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें 2019 वाली, उसके अलावा हिंदी की पुस्तक जो है व्याकरण वाली, तो उनके क्वेश्चन मनोविज्ञान इत्यादि के करीब 3000 क्वेश्चन का एक सेट हम तैयार कर रहे हैं। सेट 1 तैयार हो गया है 1100 क्वेश्चन का, सेट 2 सेट 3 तैयार होगा। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा यस गुरु। आप तलाश कर रहे हैं कोई अच्छा गुरु, डाउनलोड करें यस गुरु और हो जाओ शुरू। तो यस गुरु ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लें, मात्र 3 MB का है और लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अधिनियम में व्यक्ति का क्या मतलब हुआ, यानी उपभोक्ता में जो व्यक्ति है उसका क्या मतलब हुआ? पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म भी हो सकती है, संयुक्त हिंदू परिवार हो सकता है, सहकारी संस्था हो सकती है, व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों इत्यादि हो, पंजीकृत हो या नहीं। तो व्यक्ति का मतलब केवल अकेला व्यक्ति नहीं, संस्था भी हो सकती है। अब उपभोक्ता का क्या होता है? शोषण भी हो जाता है, कई बार धोखाधड़ी हो जाती है। जैसे मान लो चीज़ खराब दे दी, बदली नहीं, मिठाई के साथ डिब्बा भी तोल दिया इत्यादि। व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल यानी मूल्य भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लाता है, क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। यानी हमें जिस प्रकार से कहा वैसे नहीं मिला लाभ, तो क्या हो जाएगा फिर वो एक प्रकार से शोषण हो जाएगा। जितना वचन दिया था ना, वादा किया था, उतना नहीं हुआ। तो अब उपभोक्ता के शोषण के प्रकार, जैसे देखो, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या मानक ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। हमने गुणवत्ता नहीं देखी, मात्रा नहीं देखी, शुद्धता नहीं देखी। वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना। जैसे मान लो 10 प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप समझ नहीं पाए कि अच्छी कौन सी है। वस्तुओं से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। जैसे लिखित में रहता ना, साबुन पे लिखा रहेगा एकदम चमका दे सफ़ेद, इस तरह से। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, तो अनपढ़ है तो पढ़ नहीं पाता वो। क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्य के भुगतान, रसीद, कैश बिल, क्रय सुविधा इत्यादि प्राप्त नहीं करना। रसीद वसीद नहीं लिए, आपने मान लो अब गर्मी आ रही है, कूलर खरीदा, रसीद नहीं ली, कूलर ख़राब हो गया, आप कहोगे मैंने लिया था 1 महीना पहले, वो कहेगा रसीद लाओ, हमें कैसे याद क्या लिया था। इस प्रकार से दूषित या हानिकारक वस्तु या सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित और उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना। उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना। सरकार पर पूंजीपतियों उद्योगपतियों का प्रभाव होना इत्यादि। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार किया जाता रहा है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली बड़ी कंपनियां करने लगती है। शोषण को 2 वर्गों में बांटा गया है, माल या वस्तु के रूप में और सेवा के रूप में। माल या वस्तु के रूप में शोषण का क्या हुआ कि तोल, मात्रा, वजन, माप में कमी, बताई गई दिखाई गई किस्म का नहीं होना, अशुद्धता का मिलावट, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, वस्तु की गुणवत्ता नहीं होना, वस्तु का असुरक्षित होना, दोषों को जानबूझकर छिपाना। इस प्रकार से आगे इसमें दूसरा था वस्तु के आधार, सेवा के आधार पर वो पेज प्रिंट कॉपी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बाकी हमने ये देख ही लिया। और भी जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको भी हम देखेंगे, तो बने रहिए चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और यस गुरु ऐप को एक बार डाउनलोड करके ज़रूर वहाँ पे आप आइए, सैम्पल पेपर भी वहाँ दे रखे हैं। धन्यवाद।